आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है उत्प्लावन बल पर तापमान का प्रभाव। पहले थोड़ा उत्प्लावन बल के बारे में देख लेते हैं। वैसे आप 9वीं कक्षा में इसके बारे में पढ़ चुके हो। देखिए, जब भी हम किसी ठोस वस्तु को किसी द्रव में आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से डुबोते हैं तो उसका हवा में जो वजन था उसकी तुलना में उसका द्रव में जो वजन होता है वो थोड़ा कम प्रतीत होता है। यानी कि द्रव में जाते ही वस्तु थोड़ी हल्की प्रतीत होती है। ऐसा उत्प्लावन बल के कारण होता है। वस्तु पर जो ये उत्प्लावन बल लगता है ये ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा में होता है, यानी कि वस्तु के भार के बिल्कुल विपरीत दिशा में। इसे ही हम उत्प्लावन बल कहते हैं। और इसका जो सूत्र होता है वो कुछ इस तरह से लिखा जाता है। उत्प्लावन बल F बराबर है Vs रो एल जी। यहाँ पे तीन चीजें हैं, Vs रो एल और G। आइए मैं एक थोड़े डायग्राम से आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये एक पात्र लिया है और पात्र में इस तरह से एक द्रव भरा गया है। इस पात्र में आप एक गोलाकार वस्तु देख सकते हैं। अब वस्तु का कुछ ना कुछ द्रव्यमान तो अवश्य होगा। तो द्रव्यमान की वजह से वस्तु पर यूं ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि इसका भार mg लगता है। लेकिन क्योंकि ये वस्तु इस द्रव में रखी हुई है तो यह द्रव इस पर यूं ऊपर की दिशा में यानी कि भार के बिल्कुल विपरीत दिशा में भी एक बल लगाता है। उसी बल को हम उत्प्लावन बल F कहते हैं। और कुछ पुस्तकों में इसे U से भी प्रदर्शित कर दिया जाता है या B से प्रदर्शित कर दिया जाता है। तो ये केवल प्रतीक हैं, आप इसे F से भी दिखा सकते हैं क्योंकि ये एक बल है। अब देखिए, क्योंकि ये बल F भार mg के बिल्कुल विपरीत दिशा में लग रहा है इसलिए वस्तु हमें थोड़ी हल्की प्रतीत होगी, उसका भार हमें थोड़ा कम प्रतीत होगा। अब इन चीज़ों को समझते हैं हम, ये चीज़ें क्या क्या है यहाँ पर। देखिए, ये जो यहाँ पर आप Vs देख रहे हैं ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, यानी कि जो ठोस वस्तु है उसका आयतन। और जो आप यहाँ पे रो एल देख रहे हैं ये है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यानी कि ये जो आपने यहाँ द्रव भर रखा है इसका घनत्व। और तीसरी चीज़ तो आप समझते ही हैं, G गुरुत्वीय त्वरण, जिसका मान होता है 9.8। तो आप इस सूत्र को कभी भी मत भूलिएगा। उत्प्लावन बल का ये जो सूत्र है F बराबर Vs रो एल G। अब इसमें भी आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात नोट करनी है। ये जो Vs है ये हमारी उस वस्तु का आयतन है जिसे हमने द्रव में डुबो रखा है। लेकिन इसमें ध्यान ये देने वाली बात है कि आपने वस्तु का केवल वही आयतन लेना है जो द्रव में डूबा हुआ है। फिलहाल इस केस में जो मैंने डायग्राम बनाया है इसमें तो मैंने वस्तु को पूरा का पूरा द्रव में डूबा हुआ ही दिखा दिया। तो यहाँ पर तो Vs का मतलब इस ठोस वस्तु का पूरा आयतन। लेकिन अगर ये वस्तु कुछ इस तरह से होती, इस तरह से कि ये आंशिक रूप से डूबी होती, तो यहाँ पे Vs का मतलब केवल इस वस्तु का वही आयतन होता जितना द्रव में डूबा हुआ है। उदाहरण के लिए अगर मैं कोई लकड़ी का गुटका लेता तो हमें पता है कि लकड़ी का गुटका पूरी तरह से तो डूबने वाला नहीं है अगर ये द्रव जल होता तो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर लकड़ी का गुटका मैंने डाला है तो केवल ये अगर इतना ही डूबा हुआ है तो मुझे केवल इतना ही इसका आयतन लेना पड़ेगा। तो यहाँ Vs का मतलब है ठोस वस्तु का आयतन, लेकिन आयतन का भी वो भाग जो द्रव में डूबा हुआ है। अगर पूरी ही वस्तु डूब चुकी है तो पूरा का पूरा आयतन, और अगर आधी डूबी है तो उसका आधा आयतन। और रो एल इस द्रव का घनत्व, G गुरुत्वीय त्वरण। तो आप ये सूत्र हमेशा याद रखिएगा, उत्प्लावन बल का सूत्र। आइए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ ये तीनों बातें लिख दी है। Vs है ठोस वस्तु का आयतन और वो आयतन जो द्रव में डूबा है, रो एल द्रव का घनत्व और G गुरुत्वीय त्वरण। अब यदि मैं इस ठोस वस्तु के आभासी भार की बात करूं, यानी वो भार जो मुझे अभी प्रतीत हो रहा है, इसका नाम मैं रख रहा हूं W एपेरेंट। अंग्रेजी में आभासी को एपेरेंट बोला जाता है। तो वो सूत्र मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा, W एपेरेंट बराबर W माइनस F। यहाँ W वस्तु का जो वायु में भार था वो है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप जो ये mg देख रहे हैं यही W है और W के बिल्कुल विपरीत दिशा में F लग रहा है, यानी उत्प्लावन बल। तो नीचे की दिशा में जो परिणामी बल बचा वो बचा W माइनस F। तो ये वस्तु का आभासी भार हुआ। चलिए अब ये मान लेते हैं कि हम इस पात्र का, जिसमें हमने ये वस्तु रखी हुई है, इसका तापमान हम बढ़ाना शुरू कर देते हैं। ऐसा करने से अंदर जो द्रव रखा है इसका तापमान भी बढ़ेगा
और जो ये ठोस वस्तु है इसका तापमान भी बढ़ेगा। तो तापमान बढ़ने से द्रव और ये ठोस वस्तु दोनों में तापीय प्रसार होगा, जिसके बारे में हम पहले वाली वीडियोस में पढ़ चुके हैं। तो तापमान बढ़ने से Vs जो है यानी कि ठोस वस्तु का आयतन वो बढ़ेगा तापीय प्रसार के कारण, आयतन प्रसार के कारण। लेकिन ρL जो है, जो द्रव है उसका घनत्व वो घटेगा। हम जानते हैं तापमान बढ़ने से आयतन तो बढ़ता है लेकिन घनत्व घटता है। अब यदि तापमान बढ़ने दिया जाए और अगर समीकरण नंबर 1 को फिर से देखा जाए, मैंने यहाँ दोबारा समीकरण नंबर 1 रख दी है, तो आप ये पाएंगे कि उत्प्लावन बल F जो है वो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है और ये भी हो सकता है कि इसमें कोई परिवर्तन ना आए। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप इस समीकरण नंबर 1 को देखें तो इसमें क्या होगा, जैसे जैसे आप तापमान बढ़ाएंगे Vs यानी कि इस ठोस वस्तु का आयतन ये बढ़ेगा, ρL यानी द्रव का घनत्व ये घटेगा और G गुरुत्वीय त्वरण इस पे तो कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं F की बात करूँ तो ये Vs के बढ़ने के कारण बढ़ भी सकता है और इसी तरह से F जो है वो ρL के घटने के साथ घट भी सकता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि Vs और ρL कुछ इस तरह से बढ़ें और घटें कि इनका गुणनफल फिर से वैसा ही आ जाए जितना पहले आ रहा था। तो उस परिस्थिति में हमारा जो उत्प्लावन बल है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो यही बात है कि उत्प्लावन बल जो है वो तापमान के साथ साथ बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है और हो सकता है कि वो अपरिवर्तित भी रह जाए। तो आइए इन सब घटकों को हम एक एक करके देखते हैं कि किस परिस्थिति में F उत्प्लावन बल बढ़ेगा, घटेगा या अपरिवर्तित रहेगा। उसके लिए मैंने समीकरण नंबर 1 को यहाँ फिर से लिख दिया है और नाम दे दिया है समीकरण नंबर 3। अब हम एक समीकरण और लिखते हैं, वो भी उत्प्लावन बल की ही होगी लेकिन नए उत्प्लावन बल की, तब जब हमने इसका तापमान बढ़ा दिया होगा, मतलब पात्र का, जिससे द्रव का तापमान भी बढ़ चुका है और हमारे ठोस वस्तु का तापमान भी बढ़ चुका है। तो उत्प्लावन बल में कुछ ना कुछ परिवर्तन आ गया होगा। तो मैंने यहाँ ये मान लिया है कि मैंने तापमान में डेल्टा T की वृद्धि की है। तो जो नया उत्प्लावन बल होगा उसे मैं नाम दे रहा हूँ F'। तो F' बराबर होना चाहिए Vs' ρL' और साथ में G। इसे नाम दे देते हैं हम समीकरण नंबर 4। देखिए यहाँ पर Vs' मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि वस्तु का नया आयतन पहले वाले से अलग होगा। इसी प्रकार द्रव का घनत्व भी बदल चुका है लेकिन G पर गुरुत्वीय त्वरण पे कोई असर नहीं पड़ा। अब चलिए समीकरण नंबर 4 को हम समीकरण नंबर 3 से भाग कर देते हैं। तो जैसे ही मैं F' को F से भाग करूंगा मुझे ये राशि प्राप्त होगी। यहाँ से G तो कट जाएगा। अब हम एक काम करते हैं, Vs' को Vs के पदों में लिख देते हैं। इसी प्रकार ρL को ρL' के पदों में लिख देते हैं। ये सब हम तापीय प्रसार में पढ़ चुके हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं यही अनुपात F'/F मैंने यहाँ फिर से लिखा है। तो G से G तो कट चुका था तो हमें ये मिला। अब देखिए जो Vs' होता है, नया आयतन Vs', ये पहले वाले आयतन Vs से इस प्रकार संबंधित होता है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं। Vs' जो होता है वो होता है Vs ब्रैकेट में 1 + γs डेल्टा T, जहाँ पे Vs वस्तु का प्रारंभिक आयतन है, γs ठोस वस्तु का आयतन प्रसार गुणांक है और डेल्टा T जो तापमान में वृद्धि हुई है वो। इसी तरह से मैं अगर यहाँ पर ρL और ρL' इनमें संबंध लिखना चाहूँ तो हम जानते हैं ρL' जो होता है वो इस तरह से लिखा जाता है। ρL' बराबर होता है ρL भाग में 1 + γL डेल्टा T। तो ये मान मैंने यहाँ पर लिख रखा है। अब ऐसा करने से यहाँ से कुछ राशियाँ कट जाएंगी, जैसे ρL से ρL कट जाएगा और Vs से Vs। तो अब हमें नया एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से मिलेगा। तो हमें प्राप्त हुई समीकरण नंबर 5। यहाँ पर F' के भाग में जो F था उसे मैं आगे यहाँ मल्टीप्लाई में ले गया, गुणा में। तो ये हमें समीकरण प्राप्त हुई। अब इस समीकरण नंबर 5 से हम 3 निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो पहली कंडीशन ये हो सकती है कि γs का मान यदि γL से ज़्यादा हुआ, यानी कि हमारी ठोस वस्तु का जो आयतन प्रसार गुणांक है वो यदि द्रव के आयतन प्रसार गुणांक से ज़्यादा हुआ तो ये ऊपर वाली राशि जो है वो नीचे वाली से ज़्यादा होगी, और अगर ऐसा हुआ तो F' का मान F से ज़्यादा होगा, जो कि मैंने यहाँ लिखा है।
अब ऐसा होने से क्या होगा, वस्तु का जो नया आभासी भार है W अपरेंट डैश, वो पहले वाले आभासी भार यानी W अपरेंट से कम होगा। इसे यदि मैं किसी डायग्राम से समझूं, जैसे हमने पहले बनाया था, ये था हमारा पात्र, इसमें पड़ा था द्रव और ये थी हमारी ठोस वस्तु। इस पे जो उत्प्लावन बल लग रहा है F डैश हो गया है, वो पहले कितना था, F था, लेकिन अब हो गया है F डैश, और F डैश का मान F से ज़्यादा है। तो ऐसा होने से क्या हुआ, जो नीचे की तरफ भार लग रहा था W, वो तो अभी भी उतना ही लग रहा है, लेकिन ये ऊपर वाली राशि F डैश बढ़ गई। तो जो हमारा आभासी भार था W अपरेंट डैश, वो अब कितना आएगा, वो आएगा W माइनस F डैश। अब F डैश का मान पहले वाले F से ज़्यादा है, तो आप W में से और ज़्यादा राशि घटाएंगे तो यहाँ तो कम ही बचेगा ना। तो ऐसा होगा कि यदि हमारी ठोस वस्तु का आयतन प्रसार गुणांक द्रव से ज़्यादा हुआ तो हमारी वस्तु का आभासी भार और कम नज़र आएगा, हमें वस्तु और ज़्यादा हल्की प्रतीत होगी। दूसरी परिस्थिति ये हो सकती है कि हमारी ठोस वस्तु का आयतन प्रसार गुणांक द्रव के आयतन प्रसार गुणांक से कम हो। उस परिस्थिति में F डैश का मान F से कम होगा और सीधी सी बात है, जो नया आभासी भार होगा वो पहले वाले से थोड़ा ज़्यादा होगा। ये परिस्थिति पहले वाली के बिल्कुल उलट है। और तीसरी और आखिरी कंडीशन जो है वो ये हो सकती है कि गामा S बराबर हो गामा L, यानी कि ठोस वस्तु और द्रव इन दोनों के आयतन प्रसार गुणांक यदि बराबर हुए तो अंश और हर यहाँ पर दोनों बराबर होंगे। उस परिस्थिति में F डैश F के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये तो आपस में कट जाएंगे। तब तापमान बढ़ाने से भी हमारा जो आभासी भार है वो पहले वाले आभासी भार के बराबर ही आएगा, यानी कि हमारे वस्तु के आभासी भार में कोई भी परिवर्तन हमें नज़र नहीं आएगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने उत्प्लावन बल पर तापमान किस तरह से प्रभाव डालता है ये सब डिस्कस किया था। यदि आपको कोई डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको नोट्स पढ़ने हो तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं curiophysics.com, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।